मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 7 और 6 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अशोक के बारे में, जो एक अनोखा सम्राट था जिसने युद्ध का त्याग कर दिया। तो फ्रेंड्स में हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोस्टर नाम का एक लड़का था, उसे एक नोट मिलता है। क्या मिलता है फ्रेंड्स? उसे एक नोट मिलता है। उसमें दाहिने तरफ गांधी जी बने होते हैं और बाईं तरफ शेर बना होता है। बाईं तरफ शेर बना होता है, जैसा आप लोग अशोक स्तंभ में भी देखते हैं। तो वो सोचता है कि आखिर इसमें शेर क्यों बना हुआ है, तो उसके बारे में वो जानने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो नोटों पे चित्र देखते हैं शेर का, जो नोटों पे हम लोग चित्र देखते हैं, उसका एक अपना एक लंबा इतिहास है, जिसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जानना, और हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पहले पूरा पाषाण काल आया। कुछ हम लोग टाइम लाइन से शुरू करते हैं। पहले पूरा पाषाण काल आया, फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई या हड़प्पा सभ्यता आई, आप कह सकते हैं। फिर वैदिक एज आया, फिर महापाषाण काल आया। महापाषाण काल आया, उसके बाद 16 महाजनपद बने। 16 महाजनपद बने। 16 महाजनपद के बाद मगध नाम का एक साम्राज्य उदय हुआ, और उसी टाइम पर कई साम्राज्यों का 16 महाजनपद थे, तो उसमें एक मगध बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा था। तो मगध साम्राज्य का ही एक वंश का राजा था जिसका नाम था घनानंद। क्या नाम था फ्रेंड्स? घनानंद। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से फ्रेंड्स, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हम लोग मौर्य साम्राज्य में किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य थे जो, उसके बाद बिंदुसार हुए, उसके बाद अशोक हुए, जो उसको हम लोग अशोकादि ग्रेट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग और आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन हुआ? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ फ्रेंड्स? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। कौन हुआ फ्रेंड्स? अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा फ्रेंड्स? 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर बैठा फ्रेंड्स। राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अवंती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा 16 महाजनपदों में। तो वो अवंती का क्या था? पहले राज्यपाल था। उसके बाद वो क्या हुआ? अशोका द ग्रेट मगध की गद्दी पर बैठा। फ्रेंड्स, अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। सुभ्रदांगी था।
तो फ्रेंड्स, यही वह ग्रेट राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपनाया, उसका पालन किया और लोगों को प्रचार प्रसार के लिए भेजा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देख लिए हैं चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक द ग्रेट मगध की गद्दी पर बैठा। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए तक्षशिला, ये मध्य एशिया से आने जाने का मार्ग था। एक और रास्ता था फ्रेंड्स। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उज्जैन, ये उज्जैन है, ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने का रास्ता था, और उत्तर पश्चिम से मध्य एशिया से आने का रास्ता क्या था? तक्षशिला का रास्ता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवर का शिकार करके जीवन चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाके में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। फ्रेंड्स, आपको पता है अपना भारत में कितनी विविधताएं हैं। देखिए, हम लोग जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे लाल कलर का चिन्ह है वहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। ये देख रहे हैं पूरा, जितने भी लाल कलर का चिन्ह है वहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। फ्रेंड्स, शिलालेख क्या होते थे? तो फ्रेंड्स, सबको मैं पहले बता दूं, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने करवाया था। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने करवाया था। शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने करवाया था। और शिलालेख होता था फ्रेंड्स जब लोग जब राजा किसी पत्थर पर या किसी चीज़ पर चीज़ें, पहले तो लिखने का सिस्टम होता उतना नहीं था फ्रेंड्स, तो चीज़ें खुदवा कर, मतलब उदेर कर, कुरेद कर, उस पर कुछ लिख कर लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करते थे, तो उसे हम लोग शिलालेख कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न है। फ्रेंड्स, राज्य छोटा होता है और साम्राज्य बहुत ही बड़ा विस्तार होता है। तो साम्राज्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा? धन इकट्ठा करना पड़ेगा। धन, और हम लोगों को सैनिक रखने होंगे, प्रजा की बहुत बड़ी सुरक्षा रखनी होगी। तो उसके बारे में फ्रेंड दिखाया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं। चूँकि मौर्य साम्राज्य एक बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों को सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि पाटलिपुत्र फ्रेंड्स, आजकल का जो पटना है वो पाटलिपुत्र है, उसके आसपास के इलाकों का सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? पाटलिपुत्र में राजा का सीधा नियंत्रण था और इस एरिया में टैक्स वसूली के लिए वो सीधा अधिकारियों की नियुक्ति करता था कि जाओ टैक्स वसूलो। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा का जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट और जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों में सब पर नियंत्रण रखता है। तो फ्रेंड्स, टैक्स वसूली के लिए पहले अधिकारी रखा जाता था।
टैक्स वसूली के लिए अधिकारी, और उनकी भी देख रेख के लिए कौन किसको रखा जाता था? संदेश वाहक को रखा जाता था। जो संदेश वाहक को रखा जाता था, संदेश वाहक अधिकारी की खबर रखता था। अधिकारी अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसे सजा दिया जाता था। ओके फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे या प्रांत, छोटे या क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों के वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे राजा का शासन नहीं हो पाता था वहाँ पे राज्यपाल राजकुमारों को घोषित कर दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि जगहों पर स्थानीय परंपराओं का नियम को ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे राजा शासन खुद नहीं पहुँच पाता वहाँ पे राज्यपाल नियुक्त करता था। तो राज्यपाल था राजकुमारी होता था, यानी राजा का लड़का होता था, उसे ही राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता था। तो फ्रेंड, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आगमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो फ्रेंड्स, नदियाँ किसी भी क्षेत्र में नदियाँ जो होती हैं वहाँ से लोग आने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई ध्यान नहीं रखता, मतलब रखता था पहले, रख पाता था उतने अच्छे से। तो मौर्य साम्राज्य क्या कि नदियों पे ज़्यादा नियंत्रण रखती थी कि कोई आ रहा है जा रहा है, या फिर नदियों में फ्रेंड्स इनकम का भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, जिसके अगल बगल खेती अच्छे से हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे वो उसे इकट्ठा किया जाता था। फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है, उत्तर उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी है, जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में विशेष भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स, नजराना क्या होता है? देखिए, कर को एक नियमित ढंग से लिया जाता है, मगर नजराना क्या है? अनियमित रूप से जब जब संभव हो तो इकट्ठा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, लोग अपने मन से मतलब एक तरह से नजराना दिया करते थे। ऐसे ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। मतलब लोग अपने स्वेच्छा से जो देते थे उसे क्या नजराना कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, और जो नियमित रूप से राजा वसूलता था उसे क्या कहा जाता था? टैक्स कहा जाता था या कर कहा जाता था। तो राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज फ्रेंड्स चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने जो देखा उसके बारे में वो लिखता है। क्या लिखता है फ्रेंड्स? सम्राट का जनता के सामने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो फ्रेंड्स, क्या लिखता है मेगास्थनीज? सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। वाह, पूरी हरियाली मतलब वो लोग लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड भी रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते हैं, मतलब जेड+ सिक्योरिटी रहती है उनके पास, मतलब अशोक के पास जो भी थी जेड+ सिक्योरिटी थी, मतलब जो भी राजा थे मौर्य साम्राज्य के, वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो फ्रेंड्स, ये उस समय के राजा की बात कही गई है तो फ्रेंड्स, उस समय की ये राजा की बात कही गई है जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये मेगास्थनीज ने लिखा है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं।
राजा का महल भी कांट से बना है, जिसे पत्थर का नक्काशी से अलंकृत किया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों से के बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो ये लिखते हैं मेगास्थनीज किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। तो फ्रेंड्स हम लोग और देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अशोक एक अनोखा सम्राट। तो फ्रेंड्स हम लोग अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया अशोक के बारे में, अशोका द ग्रेट, अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आने वाली एक या दो पार्ट में इसे हम लोग और जो है कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स।